नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सभी सेमेस्टर की तैयारी करवाई जाती है। तो आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए तृतीय सेमेस्टर विषय भूगोल पाठ्यक्रम का शीर्षक यानी कि पेपर का नाम क्या है, तो वह आर्थिक भूगोल है। इंग्लिश में देख लीजिए इकोनॉमिक जियोग्राफी। पेपर कोड देख लीजिए, पेपर कोड है GEO 201F के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आपको पता होगा, आपको सेकेंड सेमेस्टर में मैंने जियोग्राफी के लिए भी कुछ गेस्ट क्वेश्चन बताया था जो आपकी परीक्षा में मिले हुए थे और उसका आंसर की भी बताया था। आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपके सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। और मैंने इतिहास, जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए इतिहास का पाठ्यक्रम और उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बताया है जो थर्ड सेमेस्टर में आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल से संबंधित उसका पाठ्यक्रम देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इसमें देख लेंगे ताकि आप लोग सिलेबस को अच्छे से समझ सकें। पहला है आर्थिक भूगोल का अर्थ। इकाई फर्स्ट में आप लोग को आर्थिक भूगोल का अर्थ, अवधारणा एवं दृष्टिकोण, संसाधन, अर्थ, अवधारणा एवं वर्गीकरण पढ़ना है। यानी कि इकाई फर्स्ट में आप लोगों को आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, मतलब आर्थिक भूगोल होता क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी परिभाषा या उसका दृष्टिकोण, फिर संसाधन क्या होता है, उस संसाधन का अर्थ क्या होता है, अवधारणा क्या है और वर्गीकरण क्या है। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट में इसको पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो आर्थिक भूगोल है वो मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक भूगोल किस भूगोल की शाखा है, तो मानव भूगोल की है। आर्थिक का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा आर्थिक शब्द का अर्थ जो होता है वो धन होता है। और आर्थिक भूगोल मतलब होता क्या है, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक क्रियाकलाप करता है, जैसे कि आखेट यानी कि शिकार करना, मछली पालना, पशुपालन करना, लकड़ी काटना, कृषि, खनन, उद्योग धंधे, परिवहन, व्यापार आदि करता है। तो ये सभी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक भूगोल में पृथ्वी के धरातल पर निवास करने वाले मानव की आर्थिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न भूदृश्य की व्याख्या, उनकी क्षेत्रीय भिन्नताओं और विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल में। जैसे कि N.G. पाउंडस एक भूगोलवेत्ता है, उन्होंने कहा है कि आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव की उत्पादक क्रियाओं के वितरण से संबंधित है। ये उत्पादक क्रियाएं जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं होती हैं। संसाधन क्या होता है, तो संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स, संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं, RESOURCE, रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स का शब्दार्थ है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि RE प्लस सोर्स SOURCE। री का अर्थ होता है क्रमशः, मतलब पुनः पुनः, अगेन या दीर्घ अवधि। और सोर्स का मतलब होता है साधन या उपाय। तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मानव अपनी इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। संसाधन की संकल्पना किसने दिया था, तो M. जिम्मरमैन ने दिया था। मैं इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बताऊंगी जब आपके लिए मैं गेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगी तब। सेकेंड यूनिट देखते हैं। सेकेंड यूनिट में आप लोग को पढ़ना है आर्थिक गतिविधियों के प्रकार, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, कृषि और कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, J.H. वान थ्यूनेन का कृषि स्थान मॉडल का सिद्धांत, प्रमुख फसलों का वितरण और उत्पादन जैसे कि गेहूं, चावल और चाय, और डेरवेंट विटलेसी की दुनिया
के कृषि क्षेत्र। तो आप लोगों को सेकेंड यूनिट में आर्थिक गतिविधियों के प्रकार, कृषि और कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, J.H. वान थ्यूनेन का कृषि स्थान मॉडल का सिद्धांत, प्रमुख फसलों का वितरण और उत्पादन, गेहूं, चावल और चाय 3 का प्रमुख पढ़ना है, और डेरविंट व्हिटलेसी का दुनिया कृषि क्षेत्र। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो चावल मुख्यतः किस मानसूनी प्रदेशों का है? तो यह उपज उष्णकटिबंध के मानसूनी प्रदेशों की उपज है, और विश्व में चावल की खेती 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जाती है। इसके लिए तापमान का वार्षिक औसत क्या होना चाहिए? तो 24 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। और चावल की खेती के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी होती है, और उष्णकटिबंध का चावल इंडिका कहलाता है। चावल कौन सी फसल में आता है? तो यह खरीफ की फसल में आता है। और गेहूं किस फसल में आता है? तो यह रबी की फसल में आता है, और इसके लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं चाय। चाय विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय पेय है, यानी कि पीने वाला पदार्थ है, और यह नकदी फसल और बागाती फसलों में चाय आता है। इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो हल्की तथा गहरी बलुई मिट्टी होनी चाहिए। आगे हम लोग वान थ्यूनेन और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो वान थ्यूनेन जो है, इनका कृषि स्थान मॉडल का सिद्धांत आपको पढ़ना है। इसको कृषि भूमि उपयोग भी कहा जाता है, कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछे कि वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत कब दिया था? तो 1826 ईस्वी में दिया था। और यह कैसे अर्थशास्त्री थे? तो यह जर्मन अर्थशास्त्री थे। और फिर हम लोग इनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जैसे कि इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो इनकी पुस्तक का नाम था द आइसोलेटेड स्टेट, यानी कि एकाकी राज्य या विलग प्रदेश। और फिर हम लोग गेहूं, चावल, चीनी, चाय को देख लिए। आगे हम लोग अब थर्ड यूनिट पे चलते हैं। थर्ड यूनिट क्या है आप लोगों का? थर्ड यूनिट में आप लोगों को खनिजों का विश्व वितरण एवं उत्पादन, लौह अयस्क, कोयला एवं पेट्रोलियम, औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत अल्फ्रेड वेबर का है, आप लोगों को पढ़ना है। और उद्योगों के प्रकार, लौह एवं इस्पात उद्योग तथा सूती वस्त्र उद्योग का वितरण, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान के, चीन एवं जापान के संदर्भ में आप लोगों को इनसे संबंधित ये पढ़ना है। तो हम लोग अल्फ्रेड वेबर का जो मुख्य सिद्धांत था वो आप लोगों को मैंने बताया ही कि इनका उद्योगों का स्थानीयकरण कारक, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। फिर औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत या अल्फ्रेड का औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत। उद्योगों का स्थानीयकरण कारक, इसको कई नामों से जाना जाता है। और उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो कच्ची सामग्री, बाजार, परिवहन, श्रम, शक्ति के संसाधन, पूंजी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो थियरी ऑफ लोकलाइजेशन इंडस्ट्रीज, यानी कि औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और कब दिया था? तो 1909 ईस्वी में। इन्होंने न्यूनतम लागत का सिद्धांत यानी कि लिस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी का भी सिद्धांत दिया था, और यह भी जर्मन अर्थशास्त्री थे। फोर्थ यूनिट में आप लोग को पढ़ना है विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पैटर्न और रुझान, विकासशील देशों, यूरोपीय संघ और सार्क पर वैश्वीकरण का प्रभाव, सतत आंतरिक मूल्यांकन। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
पैटर्न और रुझान, विकासशील देशों में यूरोपीय संघ और सार्क पर वैश्वीकरण का प्रभाव, सतत आंतरिक मूल्यांकन। ये आप लोगों को 4th यूनिट में पढ़ना है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 3rd सेमेस्टर विषय भूगोल, पेपर का नाम आप लोगों का है आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक जियोग्राफी, और पेपर कोड है GEO 201F। इससे संबंधित मैंने आप लोगों को संपूर्ण पाठ्यक्रम को बताया। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सिलेबस को पहले अच्छे से समझें ताकि पेपर देने में आप लोगों को आसानी रहेगा। और मैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्द ही आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है लेकर आऊँगी। तो आप चैनल से ज़रूर बने रहें और वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। आप लोगों का 2nd सेमेस्टर का रिज़ल्ट जून के लास्ट में या फिर जुलाई के 1st वीक में आएगा, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।